नमस्कार। आज इतिहास के पन्नों में हम बात करेंगे गांधी युग की, यानी महात्मा गांधी के समय काल की बात करेंगे कि वो शुरुआत कैसे होती है और महात्मा गांधी जब भारत में आए तो क्या क्या चीजें बदली थी। और जब उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया और उन्होंने जो आंदोलन किए उसका आज़ादी में कितना बड़ा योगदान रहा। और अगर उन्होंने इतना कुछ किया था, इसके बावजूद भी आज कुछ गिने चुने समाज में ऐसे लोग हैं जो आज भी महात्मा गांधी की थोड़ी बहुत आलोचना करते हैं। इसके पीछे कितनी सच्चाई है और वो कितने सच हैं, ये भी इस बातों पे भी आज हम थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने किया वो कितना सच है। उन्होंने जो देश को अपना योगदान दिया, उन्होंने जो अपना जीवन भारत को दिया, वो कितना महत्वपूर्ण रहा भारत की आज़ादी के लिए। और जो लोग उनकी आलोचनाएं करते हैं उनको क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी भारत में पहली बार अफ्रीका से जब वो लौटे थे वो साल था 1915। महात्मा गांधी के अगर मैं पूरे नाम की बात करूं तो उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास बेसिकली उनका नाम था और वहीं पे करमचंद उनके पिता का नाम था और उनके बात करेंगे गांधी उनका उपनाम यानी सरनेम था। गांधी जी को महात्मा गांधी पहली बार किसने कहा, अगर हम ये बात करेंगे तो इसके पीछे हमें दो तथ्य देखने को मिलते हैं। पहला तथ्य ये कहता है कि महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कही थी। वहीं एक दूसरा तथ्य यह कहता है, या दूसरा सूत्र ये कहता है कि गुजरात के एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार क्या बोला था, महात्मा बोला था। ठीक है, जो गुजरात के जेठपुर का था उसने महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा बोला था। लेकिन प्रचलन में अगर हम बात करेंगे, प्रचलन में महात्मा गांधी जो गांधी जी हैं उनका महात्मा कैसे आया, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कहने के बाद ही प्रचलन में आया था। ठीक है, इसके साथ ही हम उनके आंदोलनों की भी बात करेंगे कि महात्मा गांधी जब 1915 में भारत आए तो क्या क्या हुआ और क्या क्या चीजें देश में बदली। देखिए, जब महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटते हैं अफ्रीका से, उसके बाद वो एक साल तक कोई आंदोलन नहीं करते हैं, कोई सामाजिक कार्य नहीं करते। उनका पहला काम होता है जब वो क्या बोलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, उनके कहने पर वो पूरे एक साल तक भारत भ्रमण करते हैं। इसके पीछे का उनका जो तथ्य था, उनका मानना था कि अगर भारत में लोगों को जानना है, भारत में अगर अंग्रेजी सरकार को हटाना है तो उससे पहले भारतवासी को जानना बहुत जरूरी है। शायद इसी के बाद ही महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था। वो जो उन्होंने एक साल अपना जीवन का दिया था भारत भ्रमण में गोपाल कृष्ण गोखले के साथ, वो कहीं ना कहीं यही एक कह सकते हैं रीजन रहा होगा कि अपना एक साल उन्होंने पूरा का पूरा भारत को दिया सिर्फ एक साल भ्रमण करने में। और उसके बाद ही उन्होंने सूती कपड़े और आम वेशभूषा का उन्होंने धारण किया। क्योंकि अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी जो थे वो वकालत करे थे, एक वकील थे, यानी वरिष्ठर थे। उस वक्त के हिसाब से अगर हम बात करें तो सूट बूट का प्रचलन था, काले रंग के सूट बूट पहने जाते थे अंग्रेजी सरकार में। अंग्रेजों के साथ रहने के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, अंग्रेजी सरकार के अंदर रहने के बाद भी महात्मा गांधी ने सूती धोती कपड़े क्यों अपनाए, सूती धोती कपड़े आम जनता की तरह उन्होंने क्यों अपनाए। वो एक साल के उन्होंने दौरे में इस बात को समझ लिया था कि भारत की जो आम जनता है वो सूट पैंट वाली नहीं है, वो आम जनता है जो अंग्रेजी सरकार के अंदर कहीं ना कहीं दबी हुई है, जिसके ऊपर ना जाने कितने करों का भार दबा हुआ है, ना जाने कितनी चीजों पर उन्हें कर देना पड़ रहा है। एक साल के भ्रमण के बाद साल आता है 1917। साल 1917 में गांधी जी ने पहली बार अगर हम बात करेंगे जो उनका आंदोलन लोगों के बीच में आया वो था चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन की हम बात करेंगे, चंपारण में होता कुछ भी है 1917 में कि जो नील की खेती कर रहे होते हैं ना किसान वगैरह, उनके लिए वो क्या करते हैं, उनके अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं। 1917 में गांधी जी ने पहला चंपारण का आंदोलन किया। उसके बाद बिहार में, आज की डेट में बिहार में पड़ता है चंपारण, बिहार में लोगों के बीच में उनकी पहुंच बढ़ने लगी। इसके बाद भी गांधी जी धीरे धीरे करके वो ग्रोथ कर रहे थे और उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया था। कहीं ना कहीं उनका देखा जाए तो वो ऐसा था कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ना नहीं है, क्योंकि वो एक साल के जो दौरे किए थे उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि अंग्रेजी सरकार को भारत से जड़ से मिटाना है तो लड़ना नहीं है।
क्योंकि अगर लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार ज्यादा तुरंत खिलाफ हो जाएगी और जेल में डाल देगी, तो शायद उनको भारत से खदेड़ना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से कहीं ना कहीं गांधी जी ने शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया और शांतिपूर्वक आंदोलनों के जरिए उन्होंने लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया। उनमें से अगर हम बात करेंगे, दूसरा बड़ा आंदोलन की नाम आता है, वो था 1918 यानी खेड़ा सत्याग्रह। उसमें अगर हम बात करेंगे, अकाल और कर माफी के लिए उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह किया था। और अहमदाबाद में इसके साथ ही उन्होंने साल 1918 में एक और आंदोलन किया था, वो था अहमदाबाद मिल में हड़ताल की, जिसमें मजदूरों के लिए उन्होंने वेतन के लिए आंदोलन किए थे। और इन आंदोलनों ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता बना दिया। इन आंदोलनों के बाद ही गांधी जी को हर भारतवासी जानने लगा था कि हाँ, कोई व्यक्ति है, वो वकील है, वो बाहर से आया हुआ है तो भारतीय ही, लेकिन वो बाहर से आया हुआ है और उसको वकालत की बहुत अच्छी समझ है। और इसके साथ ही वो शांतिपूर्वक आंदोलन करता है, अहिंसा के मार्ग पे चलता है। इन आंदोलनों की वजह से कहीं ना कहीं लोग गांधी जी को बहुत पसंद करने लगे थे, उनसे जुड़ने लगे थे। और जिसके बाद ही गांधी जी को कह सकते हैं कहीं ना कहीं अलग अलग नामों से पुकारने जाने लगा। गांधी जी का एक और नाम है बापू। बापू का मतलब होता है पिता। गांधी जी को इतना सम्मान और प्यार मिलने लगा क्योंकि भारत में उस वक्त अंग्रेजी शासन चल रहा था और कोई भी कह सकते छोटे बड़े आंदोलन हो रहे थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं दिख रहा था भारतीयों को कि जो कह सकते आजादी दिला सके, स्वतंत्रता दिला सके। उसमें गांधी जी का आना कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक उम्मीद पनप गई, क्योंकि गांधी जी की जो वेशभूषा भी की अगर हम बात करेंगे, वस्त्रों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उनके वस्त्रों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था समाज पे, क्योंकि गांधी जी पूरी आम जनता की तरह दिखते थे और उन्हीं के जैसे बातें, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ खाने पीने, पूरा उनका समय आम लोगों के जैसा, आम लोगों के बीच में ही बीत रहा था। जिसके बाद कहीं ना कहीं गांधी जी को बापू के नाम से भी जाने जाने लगा और उनको बापू बोले जाने लगा। इसके साथ अगर हम सबसे बड़े और आंदोलनों की बात करेंगे, उसमें आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में और ये शुरू तब होता है जब अंग्रेजी सरकार रॉलेट एक्ट और इसके साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड करती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसमें न जाने कितने मासूम हजारों की संख्या में मारे जाते हैं। वो निर्दोष व्यक्ति जिनकी कोई गलती नहीं थी, वो वैसाखी का त्योहार मना रहे थे, उन लोगों के साथ अत्याचार होता है, उनके ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चला दी जाती है जनरल डायर के कहने पे। और उसी के साथ रोलेट एक्ट भी हुआ था। रोलेट एक्ट की मैं बता दूं, उसको काला कानून भी कहा जाता था। काला कानून का मतलब होता है कि कोई अगर आंदोलनकारी है, उसके ऊपर बिना मुकदमा चलाए, बिना उसकी मर्जी पूछे, बिना उसकी गलती उसको बताए, सीधा उसको उठा के जेल में कैद कर लिया जाता था, बिना उसको किसी वकील की सहायता देना कि तुम अपने लिए वकील बुला सकते हो। एक तरह से कह दिया जाए कि पूरे अधिकारों को छीन लिया गया था। इसके साथ ही कह सकते कि जो अखबार हुआ करते थे उनको भी बंद कर दिया गया था। इसी वजह से कहीं ना कहीं भारत में लोगों के बीच में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध में क्रूर कह सकते हैं कि विरोध हो गए थे, उनके खिलाफ कह सकते हैं कि नफरत की भावना आ गई थी, जिसकी वजह से 1919 में लोग इकट्ठा होते हैं। हालांकि वो त्यौहार था, लेकिन उसके बाद ही जलियांवाला बाग होता है और उसके बाद जो हुआ वो साल था 1920, जिसमें हुआ असहयोग आंदोलन। गांधी जी को पता चला कि कितने अनहित लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, कितने मासूम 10 साल के, 12 साल के बच्चे, 6 साल के, 8 साल के बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं मारी गई हैं, जिनको बेसिकली कह सकते कि जलियांवाला बाग में वो जो खड़े थे, इकट्ठे हुए थे, उनके ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाई जाती है और उनको बचने का एक मौका तक नहीं मिलता है कि वो वहां से बच के अपनी जान बचा सके। असहयोग आंदोलन की हम बात करें तो ये खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही शुरू हुआ था और इसमें विदेशी वस्त्रों का कह सकते हैं बहिष्कार हुआ, सरकारी नौकरी और शिक्षा का भी त्याग किया गया। और इसमें बेसिकली पूरे जितने भी जो अंग्रेजी सरकार से चीजें संबंधित थी उनको त्यागने की बात की गई थी कि अब कोई भी चीज जो है उसमें सरकार का हम सहयोग नहीं करेंगे। जो बालक थे, जो बच्चे थे, वो विदेशी शिक्षा में, जो उनका स्कूल था, जो विदेशी शिक्षा वो लोग देते थे, अंग्रेजी देते थे, अंग्रेजी शिक्षा जो वो पढ़ाते थे, उनमें जाना उन्होंने बंद कर दिया, पढ़ना उन्होंने बंद कर दिया। इसके साथ ही जो छोटे बड़े मजदूर होते थे वो भी क्या किया, उन्होंने अंग्रेजों की मदद करने या उनके लिए काम करने में भी उन्होंने असहयोग दिया, यानी उन्होंने उसका बहिष्कार की। लेकिन तब आता है एक मोड़ ये था कि 1922 में चौरा चौरी कांड हो जाता है।
चौरा चौरी कांड में कह सकते हैं कि पुलिस चौकी के ऊपर कुछ आंदोलनकारी होते हैं उनके द्वारा कह सकते हैं कि हिंसा छोड़ के हिंसा का मार्ग अपनाया जाता है, और जिसके बाद जिसको बोला जाता था चौरा चौरी कांड, और इसको देखते हुए गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी की मानना था कि अंग्रेजों को हटाने के लिए हमें हिंसा नहीं अहिंसा के मार्ग पे चलना होगा, और इसीलिए इन्होंने अपने आंदोलन को वापस ले लिया था 1922 में। के साथ अगर एक और बड़े आंदोलन की हम बात करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू होता है और ये 1934 से चला था। नमक कानून के विरोध इसमें क्या बोलते हैं, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च यात्रा शुरू करते हैं। इसमें बेसिकली होता यूं है कि अंग्रेजी सरकार जो है वो लोगों के ऊपर नमक के ऊपर, नमक गुजरात में समुंदर है जहां से नमक लेना बहुत खुद बनाया जा सकता है, नमक के ऊपर कोई कर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अंग्रेजी सरकार की क्रूरता देखिए कि वो जो नमक जिसके खाने में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है उसके ऊपर भी वो कर लगा रही थी, कि अगर किसी व्यक्ति को अगर नमक भी खरीदना है तो उसके लिए भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप इस बात से अंग्रेजी सरकार की मानसिकता के बारे में जान सकते हैं, जिसके विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 को, और इसके लिए अंग्रेजी सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा था, और उन्होंने नमक कर को तोड़ा था, और उसके बाद उन्होंने खुद नमक बनाया भी था। अंग्रेजी शासन के अन्य कानूनों को भी तोड़ने का उन्होंने इसमें शामिल किया था, और इसके साथ ही उन्होंने इरविन समझौता जो 1931 में हुआ, गांधी जी ने गोल मेज सम्मेलन भी किए थे। 1931 में गोल मेज सम्मेलन होता है जो गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था। इसके साथ एक और सबसे बड़े आंदोलन की हम बात करेंगे, वो हुआ था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की मैं बात करूंगी तो गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो। आंदोलन के दौरान गांधी जी और कांग्रेस ने भी क्या किए थे, बड़े नेताओं को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। किसने? अंग्रेजों ने। ये जो आंदोलन था कहीं ना कहीं 1942 के आंदोलन में जो अंग्रेजी सरकार थी उसको ये बात पता चल गई थी कि भारत में अब ज्यादा समय तक नहीं रहा जा सकता, भारत में जो भारतवासी हैं वो ज्यादा समय तक हमें रहने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं उनको ये बात पता चल गई थी, और इससे पहले वो गांधी जी को ऐसा नहीं है कि मानते नहीं थे। अगर मैं शुरुआती दौर की बात करूंगी 1915 में जब गांधी जी भारत आए थे तब खुद अंग्रेजी सरकार ने उनका स्वागत किया था और उनको केसर ए हिंद की उपाधि भी दी थी। केसर ए हिंद की वो उपाधि देती है अंग्रेजी सरकार, और गांधी जी को भारत में क्या उनके आगमन पे स्वागत करती है। अब अंग्रेजी सरकार को ये तो नहीं पता था कि जिसे केसर ए हिंद बोल रहे हैं वो सच में हिंदुस्तानी है और वो तुम्हारा तख्ता पलट वही करेगा। उनको ये बात की भनक भी नहीं थी। उनको लगा था शायद ये वकील है और ये काम भी करेगा तो हमारे अंडर में करेगा, हमारी बातें मानेगा। लेकिन गांधी जी तो गांधी जी हैं। उन्होंने जनता की देखी, भारत की देखी, अपनी देश की मिट्टी की बात सुनी, और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ना जाने कितने छोटे बड़े आंदोलन किए। अभी तो मैं आपको सिर्फ वो आंदोलनों की बात कर रही हूँ जिनके बाद अंग्रेजी सरकार के पसीने छूट गए थे, जिसके बाद गांधी जी ने उनको कहते नाक चने चबवा दिए थे, ये कहावत है। तो ये जो बड़े आंदोलन हुए इसके बाद अंग्रेजी सरकार के लिए चीजें मुश्किल होने लगी थी। 1942 के आंदोलन के बाद कांग्रेस के बहुत सारे जो नेता हुए उनके साथ गांधी जी को भी अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि उनको नहीं पता, उनको ऐसा लगा ही नहीं था कि गांधी जी कभी उनके खिलाफ जाएंगे। उनको लगा था कि ये हिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं, गिने चुने लोग इनके सपोर्ट में आएंगे, लेकिन नहीं, पूरा भारत गांधी जी को मानता था। सब उनकी आदर करते थे, सब उनकी बातों को सुनते थे। सबको पता था कि बापू जो है आजादी दिला के ही रहेंगे, क्योंकि गांधी जी को पता था कि अहिंसा का जो मार्ग है, शांति का जो मार्ग है, यही आजादी का असली रास्ता है। इसके बाद होता कुछ यूं है कि गांधी जी ने बोला अंग्रेजों भारत छोड़ो, और आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ सभी बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यह आंदोलन जो था सबसे व्यापक और कह सकते उग्र था। ये आंदोलन जो हुआ अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942, ये सबसे व्यापक और उग्र आंदोलनों में से एक माना जाता है। यहीं अगर हम बात करेंगे कि भारत में स्वतंत्रता और गांधी जी की भूमिका क्या रही है, तो देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज जो थे
वो भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। और देश का विभाजन, अगर हम बात करेंगे, देश का जो विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान 1947 में बना। भारत का जो विभाजन हुआ 1947 में होता है। ये देश के लिए बहुत दुख की बात थी कि जिस दिन भारत आजाद हुआ दो टुकड़ों में, जिस दिन भारत में एक तरफ खुशी की लहर थी तो वहीं दूसरी तरफ आंसू बह रहे थे, लोगों की जाने जा रही थी, ना जाने कितना कुछ हुआ। अंग्रेज जाते जाते भारत को दो टुकड़े करके चले गए। फिर आता है साल 1948, जिस बापू ने अपना जीवन भारत को समर्पित कर दिया, जिस बापू ने एक हाई फाई लाइफ स्टाइल कह सकते हैं उसको त्याग कर एक आम जनता की जिंदगी जी, आम जनता के बीच में रहे, आम जनता के जैसे जिन्होंने कपड़े पहने, उन बापू को 1948 में हत्या कर दी जाती। 30 जनवरी 1948 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा बापू की गोली मार के हत्या कर दी जाती है और पूरा देश इसके बाद शोक के लहर में डूब गया। जिसके बाद पूरे देश ने कभी सोचा ही नहीं था कि 26 जनवरी जो है वो भी बीती ही थी। और आगे आने वाले समय में जिस आजाद भारत की हम पहले से कल्पना करते हुए आ रहे थे, उस आजाद भारत में शायद बापू ने कभी नहीं सोचा था कि उनको गोली मार के हत्या कर दी जाएगी। बहरहाल ये तो बातें रही कि बापू ने क्या योगदान दिए और क्या क्या उन्होंने किया। उनके युग की अगर हम विशेष बातों पर ध्यान देंगे तो उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह की नीति अपनाई थी। जनगणना उन्होंने जन के लिए जनगणना की बात करी और जन भागीदारी में भी उन्होंने अपना पूर्ण समर्पित कर दिया। इसके साथ ही ग्राम विकास में स्वदेशी और खादी का भी उन्होंने प्रचार किया। नारी जागृति और दलित उत्थान पे भी उन्होंने बात कही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए गांधी जी ने इतना कुछ किया, आजाद भारत के लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो आज भी गांधी जी की आलोचना करते हैं। तो इसी बात पे मैं आपको एक बात बता दूं कि आलोचना के ना अलग अलग रीजन है सबके। कुछ लोगों का मानना है कि जो भारत विभाजन हुआ वो नहीं होना चाहिए, इसमें गांधी जी को वो दोषी मानते। पर क्या आपको सच में लगता है कि सिर्फ गांधी जी के हाथ में ये था? 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी थी, वो शुरू में नहीं चाहती थी अलग भारत बनाने की, लेकिन कहीं ना कहीं समय के साथ मोहम्मद अली जिन्ना को भी एक अलग देश में एक अलग प्रधानमंत्री बनने की चाहत आती है। और अंग्रेजों की शुरू से फिलॉसफी थी फूट डालो और राज करो। तो अंग्रेजों ने जाते जाते भी वही किया। जो भारत अखंड भारत हुआ करता था, जिस भारत में जाति का कोई मजहब का कोई नामो निशान नहीं था, जिस भारत को आजाद कराने के लिए सारे मजहब एक हो गए थे, उस मजहब को जाते जाते अंग्रेजों ने दो टुकड़ों में कर दिया। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भारत के दो टुकड़े करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिए। तो इसमें सिर्फ गांधी जी की हम बातें नहीं कह सकते कि सिर्फ गांधी जी की वजह से ये सब कुछ हुआ। ये जो लोग आलोचनाएं करते हैं कहीं ना कहीं गलत है। इसके साथ अगर हम बात करेंगे, अलग लोगों के अलग अलग तथ्य हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भगत सिंह और बाकी जो क्रांतिकारी थे उनके प्रति उनका रवैया को लेकर कि वो चाहते तो उनको आज़ाद करा सकते थे। ये सबसे बड़ा रहता है, आए दिन रहता है कि महात्मा गांधी ने, कह सकते हैं कि उन्होंने भगत सिंह को रिहाई नहीं दिलाई या जो भी ये चीजें रही। तो इस पे एक बात मैं बता दूं, ये बहुत भावनात्मक है। अगर हम इस पे बात करेंगे कि ऐसा नहीं था कि गांधी जी ने कोशिश नहीं की थी भगत सिंह को आज़ादी दिलाने, आज़ाद कराने के लिए, या बाकी जो क्रांतिकारी रहे तो उनके लिए। उन्होंने गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में, उसमें भी उन्होंने मांग रखी थी कि गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से साजिंती बंदियों को क्या की थी, रिहा करने की मांग भी की थी। ठीक है। और गांधी जी ने समझौते में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी रुकवाने की भी बात की थी। उन्होंने बोला भी था कि अगर फांसी रुकवा दो, अगर तुम्हें सजा देनी है तो तुम उम्र कैद भी कर सकते हो, लेकिन फांसी मत दो। ठीक है। इस पे इरविन ने कहा था कि ये जो सजाएं हुई हैं, जो सजा मिली है इनको, ये कानूनी तौर पे हुई, ब्रिटिश अंग्रेज का जो कानून है उसके तहत उनको सजा मिली है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। गांधी जी ने कह सकते हैं कि अपने कह सकते पर्सनल तौर पे भी उन्होंने इरविन को कई पत्र भी लिखे थे उनकी सजा को कम कराने के लिए या फांसी को रुकवाने के लिए। तो ये जो तथ्य आगे दिन जो लोग देते रहते हैं कि निजी तौर पे जो गांधी जी ने पत्र लिखे थे, उसकी बातें अक्सर होती ही नहीं है। और कहते हैं ना कि लोग विरोध करने वाले तो हर हाल में करते ही रहते हैं, उनकी कोई वो नहीं कह सकते हम कि क्या क्या चीजें रही हैं। तो गांधी जी ने जो किया वो उसकी सराहना करनी चाहिए। हम जिस बापू की हम बात कर रहे हैं वो ऐसे ही बापू नहीं बने थे। आज के समाज में
आज के समाज में अगर आपसे कोई बोल दिया, आप अपने कॉलेज के, अपने क्लासरूम के जल्दी मॉनिटर नहीं बन पाते, आपकी गली में अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो आप वहां पे 4 लोगों को समझा नहीं पाते हैं। तो सोच के देखिए, जिस अंग्रेज गुलाम भारत में अंग्रेजी शासन रहा, जिसमें क्रूरता इतनी थी, कर इतना था, बोलने की आजादी नहीं थी, उस भारत में गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ हुए। उस भारत में अगर उन्होंने अंग्रेजों को कह सकते पसीने छुड़वा दिए थे, उस भारत में हम गांधी जी की बातें विरोध करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। आज अगर आपको 2 लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जाता है तो आप बोल नहीं पाते हैं, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। गांधी जी ने, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ जाना पड़ा था, उसके बावजूद भी उन्होंने उनसे डट के सामना किया था और भारत से अंग्रेजों को हटा के ही दम लिया उन्होंने। तो आलोचना करने वालों के लिए बस इतना है कि आलोचना अगर आप करते हैं तो पहले इतिहास को पढ़िए। इतिहास अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो शायद कभी आलोचना नहीं करेंगे। ये राजनीतिक तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे नेता रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवा दी, जिन्होंने देश के लिए ना जाने कितने बलिदान दिए, जो आज क्रांतिकारी थे, उनको इस तरीके से आलोचनाएं या आज के समाज में पॉलिटिक्स के तौर पे नहीं देखना चाहिए, किसी पार्टी के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। बहरहाल आज हमने जो बात की, गांधी के बारे में बात की, गांधी युग की बात की, तो इतिहास के पन्नों में सिर्फ आज इतना ही। मिलेंगे कल एक नए टॉपिक और एक नई एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।